हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो आज हम देखने वाले हैं लैंड ऑफ मिरेकल सीरीज़ का सीज़न 1, जो कि आपको बेहद ही पसंद आने वाला है। सो गाइस, इसके सीज़न 1 की शुरुआत होती है और हमें एक छोटी सी बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाती है कि आइस एज के वक्त फालून प्लेनेट के ऊपर यहाँ लोगों का जीना बहुत ही ज़्यादा दुश्वार हो चुका था, क्योंकि इस प्लेनेट के ऊपर यहाँ पर मौजूद काफ़ी सारी ईवल मॉन्स्टर और साथ ही ईवल स्पिरिट्स थी, जिन्होंने यहाँ ह्यूमन का जीना हराम कर रखा था। लेकिन एग्जैक्टली उसके 2501 साल बाद यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई जिसके चलते यहाँ पर सब कुछ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो। यहाँ पर एक एक्सट्रॉइड आ रहा था, लेकिन इसको देखने के बाद ये लोग इसका सामना करने के लिए अपने सारे बीस्ट वगैरह और साथ ही स्पिरिट मास्टर्स को कहते हैं कि अब हमें एक 7 डिवाइन बीड को रिफाइन करना होगा। और जब ये सारे ही लोग इस डिवाइन बीड को रिफाइन कर लेंगे तो फिर यहाँ पर जब ये एस्ट्रॉइड आएगा प्लेनेट की तरफ, तो यहाँ पर ये आसानी से बचा सकते हैं अपने आप को। और इसी तरीके से सभी लोग ये बात मानते हुए इस 7 डिवाइन बीड को रिफाइन करने लग जाते हैं। जब ये एस्ट्रॉइड वहाँ पर आता है तो फिर ये जो बीड था वो ज़्यादा मदद नहीं कर पाता, बल्कि उस एस्ट्रॉइड की रफ्तार को ही कम करने में कामयाब हो पाया था, जिसके चलते यहाँ पर फेरी कॉन्टिनेंट जो था वो 6 हिस्सों के अंदर बट जाता है और 7 ओशंस भी बन जाते हैं। साथ ही यहाँ पर वो जो एस्ट्रॉइड के टुकड़े थे वो चारों ही डायरेक्शन में फैल चुके होते हैं। उसके बाद ये सीन कट हो जाता है और अब हमें प्रेजेंट में विजडम सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे खड़े हुए होते हैं और यहाँ पर किसी तरीके की एक प्रथा चल रही होती है, क्योंकि यहाँ पर ये बच्चों का इस्तेमाल करते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर इनमें से कौन सा बच्चा जीनियस रहेगा। तभी हमें इन बच्चों के अंदर से एक और काफ़ी ज़्यादा ख़ास बच्चा भी देखने के लिए मिलता है, जिसे या विजडम सिटी के जो एक एल्डर थे जिनका नाम फायून होता है, वो इन बच्चों में से एक बच्चे की तरफ को देखते हुए कह रहे होते हैं कि फाहुआ तुम आगे आओ। अब जैसे ही वो ये बात कहते हैं तो फिर फाहुआ तुरंत ही उनकी बात मानते हुए आगे की तरफ को चला जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो उस जगह पर जाकर खड़ा होता है तो कुछ तो काफ़ी ज़्यादा अजीब वहाँ पर घटित होने लग जाता है। और ये देखकर कि यहाँ पर काफ़ी कुछ हो रहा है वो और भी ज़्यादा सीरियस हो चुके थे, क्योंकि असल में हो सकता था कि इस वक्त इन्हें एक जीनियस देखने के लिए मिल जाए। फाहुआ यहाँ अपने सामने एक होली बुक को देख रहा होता है और प्रोसेस के हिसाब से ही यहाँ पर वो उस प्रक्रिया को कर रहा था। तभी बुक के अंदर से कुछ तो डिवाइन एनर्जी निकल कर फाहुआ की तरफ को जाने लग जाती है। एल्डर भी इस डिवाइन एनर्जी को देख रहे होते हैं और तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है बुक थी उसकी डिवाइन एनर्जी फाहुआ को मिलती है। साथ ही यहाँ पर वो बुक भी अब फाहुआ के पास आने लगी होती है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। फाहुआ दूर होकर गिर जाता है और ये देखने के बाद यहाँ पर मास्टर फायून कह रहे होते हैं कि ये तो लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट है और ऐसा लग रहा है कि सीक्रेट कोड के द्वारा यहाँ पर अपने फाहुआ के लिए एक अनोदर लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट बिल्ड हुई है अपनी सिटी ऑफ विजडम के अंदर। और फिर फाहुआ को वो बुक मिल जाती है, जिसे फाहुआ पाकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। फिर हमें थंडर सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें अवेकनिंग ओशन देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर छोटा बच्चा था जिसे उसकी मदर वहाँ पर ओशन के अंदर को लेके जा रही होती हैं। साथ ही उसके फादर भी होते हैं और इनको देखकर लग रहा होता है कि ये लोग इस ओशन के अंदर किसी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम से आए हैं। वो ले जाकर अपने हस्बैंड को वहीं पर पटक देती हैं, फिर अपने बेटे को अपने हस्बैंड की गोद में डाल देती हैं। जिसके बाद यहाँ पर ये लड़का जिसका नाम हमें लानगी बताया जाता है, जिसे हम आगे से मैक्स कहकर एड्रेस करेंगे, वो यहाँ पर इस एलिमेंटल सी के अंदर आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश था और फिर कहने लग जाता है कि क्या ये एलिमेंटल सी है हमारी फ्रीडम लैंड की है। तभी उसके फादर कह रहे होते हैं कि ऑफ कोर्स ये वही है। तभी वो आगे आकर कह रहे होते हैं कि वैसे हमारी इस थंडर सिटी के अंदर 376 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंटल सी हैं, जो कि हमारे ब्लू डोमेन के अंदर मौजूद हैं और ये उन्हीं में से एक है। लेकिन अगर तुम इस एलिमेंटल सी की बात करोगे तो ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। फिर यहाँ पर जैसे ही अपना मैक्स आसपास और भी ज़्यादा एक्साइटेड होकर देखने लग जाता, तभी उसके फादर कह रहे होते हैं कि तुम इस सी के अंदर जाकर अपने एलिमेंटल सी को अवेकन कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर कह रहे होते हैं कि वैसे तो हम रॉयल फैमिली के मेंबर हैं, तो फिर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कह रहे होते हैं कि इसी से ही तो तुम हमारे फ्रीडम लैंड के अंदर फ्रीडम एंड हैप्पीनेस लेकर आओगे। अब हमें यहाँ पर काफ़ी सारी फिशेस भी देखने के लिए मिलती हैं, जिन्हें देखने के बाद अब यहाँ पर मैक्स बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है कि फादर ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही हैं, तो फिर क्या हम इन्हें खा भी सकते हैं? तभी यहाँ पर उसके फादर को एकदम से ही झटका सा लग जाता है और कहने लगे होते हैं कि ये लड़का अपनी मदर की तरह बातें क्यों करता है।
तभी उसकी मदर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो अपने हस्बैंड को बिल्कुल ही ठीक कर देती हैं। वो कह रहे होते हैं कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम तो बुरा ही मान गई। और फिर कह रहे होते हैं कि बेटा, ये जो तुम फिशेस देख रहे हो ना, ये सारी के सारी अलग अलग काइंड की एलिमेंटल हैं जो कि हमारी मदद करते हैं अपने एलिमेंट्स को ढूंढने के लिए। और कह रहे होते हैं कि अगर तुम यहाँ पर जाओगे तो फिर ये अपनी इच्छा से तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लेंगी और फिर तुम्हारे साथ में रहते हैं। फिर कहने लगे होते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हें कम से कम एक एलिमेंट के द्वारा तो रिकॉग्नाइज करवाना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी मदर को देखो, इन्हें भी यहाँ पर अनीमो के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था और हमें यहाँ पर उनका एलिमेंट देखने के लिए मिलता है। फिर वो यहाँ पर अपना एलिमेंट दिखाते हुए कह रहे होते हैं कि मुझे एक्नॉलेज किया गया है इलेक्ट्रो के द्वारा। फिर अपना इलेक्ट्रो एलिमेंट दिखाने लगे थे। अब ये देखकर अपना मैक्स और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसकी मदर यहाँ पर हंसने लग जाती है और कह रही होती है कि रुको, अभी बताती हूँ। और ये कहने के बाद तुरंत ही उसको किक मार के वहीं नीचे ओशियन के अंदर फेंक देती हैं। उसके फादर ये देखने के बाद कह रहे होते हैं कि ये तुम्हारा ही बेटा है, आखिर तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी वो कह रही होती हैं कि चुप करो तुम, तुम्हें पता भी है कि ये काफ़ी ज़्यादा देर लगा देता, तो मैंने जानबूझकर ऐसा किया है, पागल आदमी। जिसके बाद देखने लगी होती हैं ओशियन के अंदर। तो फिर अभी तो यहाँ मैक्स का कुछ भी अता पता नहीं था। फिर यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी लाइट हमें ओशियन के अंदर देखने के लिए मिलती है। ये देखने के बाद उसके फादर कह रहे होते हैं कि वाकई में ऐसा लग रहा है कि ये तो लाइट ऑफ विजडम है और ये आ रही है अपने मैजिक डोमेन से। कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदा यहाँ पर है जो कि जीनियस होगा और उसी की वजह से इनक्रेडिबल लाइट हम देख पा रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर उनकी वाइफ उनका कान पकड़ के खींच लेती है और कह रही होती हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेटर मेरा बेटा ही है, तो फिर अच्छा ही होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। और ये कहकर उन्हें पीछे को हटा देती हैं। फिर कह रही होती हैं कि पता नहीं मेरे बेटे को कौन सा एलिमेंट मिलेगा। जिसके बाद थोड़ा और देखने लग जाती हैं। लेकिन अब जब यहाँ पर मैक्स बाहर नहीं आता तो फिर वो थोड़ी चिंता में आ जाती हैं। और अभी 2 सेकंड पहले ही उन्होंने उसे ओशन के अंदर फेंका था, लेकिन अब 2 सेकंड बाद ही वो इतनी ज़्यादा डर जाती हैं कि मेरा बेटा कहाँ चला गया, जल्दी से इसे ढूंढो। और काफ़ी ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर मैक्स मैक्स बोल रही होती हैं। तभी उनके हस्बैंड कहते हैं कि अरे क्या हो गया, अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ है उसे अंदर गए हुए। तभी वो उनको पकड़ लेती हैं और उनको बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मारते हुए कह रही थी कि मेरा बेटा, जल्दी से मेरे बेटे को ढूंढो, कहीं वो इसके अंदर डूब नहीं जाए। फिर बच्चों की तरह रोने भी लग जाती हैं। ये देखकर उनके हस्बैंड उनको समझा रहे होते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो, हमारा बेटा कहीं खो थोड़ी ना जाएगा। और कह रहे होते हैं कि ठीक है चलो, तुम परेशान नहीं हो, बस थोड़ा सा सब्र रखो, तुम भी तो अडल्ट हो चुकी हो। तभी वो कह रही होती हैं कि नहीं। ऐसे ही करते हुए काफ़ी टाइम निकल जाता है और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सडनली यहाँ पर काले बादल छा चुके थे और एक टोर्नेडो देखने के लिए मिलता है हमें। और इसे देखने के बाद यहाँ पर ये दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पर कहने लगे होते हैं कि ये तो एक एलिमेंटल की टाइड हमें देखने के लिए मिल रही है, जहाँ पर काफ़ी सारे मिक्स ऑफ एलिमेंट्स थे जो कि यहाँ पर इस टोर्नेडो को और भी ज़्यादा सपोर्ट देते हुए इसे और ज़्यादा अग्रेसिव बना रहे होते हैं। लेकिन देखने वाली बात तो ये थी कि यहाँ पर इस टोर्नेडो के ऊपर अपना मैक्स जो था वो काफ़ी आराम से खड़ा हुआ होता है और कह रहा होता है कि ये जो एलिमेंटल सी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स टच करने के लिए मिल रहे होते हैं और वो लगातार उन्हें फील करके खुश हो रहा होता है। तभी उसकी मदर कह रही होती है कि 1 2 3 4 कितने सारे एलिमेंट्स हैं, देखो ज़रा हमारे बेटे के अराउंड 4 एलिमेंट्स हैं। ये देखकर तो वो खुशी के मारे उछलने लगी होती हैं और कह रही होती हैं कि देखो उसे 4 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे अब। जिसके बाद हमें पहला एलिमेंट दिखाया जाता है जो कि मैक्स की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। फिर इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट जो कि लाइटिंग एलिमेंट था। फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरा और चौथा एलिमेंट भी उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और इसी तरीके से हमें उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा लाइट भी देखने के लिए मिलती है। ये देखकर उसकी मदर कह रही होती है कि देखो हमारा बेटा जो है वो यहाँ पर फ्रीडम के द्वारा चूज़ किया गया, उसके पास में एबिलिटी है कि वो 4 काइंड ऑफ एलिमेंट को यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है। और अब यहाँ पर वो वापस से वाटर के अंदर गिर चुका था, लेकिन क्योंकि अब इसके पास वाटर एलिमेंट भी आ चुका है तो अब तो यहाँ पर डरने वाली कोई बात ही नहीं है। फिर इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना मैक्स अब एकदम से ही यंग हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी लग रहा है। अब जैसे ही वो यहाँ पर सिटी के अंदर आता है तो फिर यंग मास्टर को थंडर सिटी के अंदर देखकर लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अब यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा होता है। लड़कियाँ तो यहाँ पर मैक्स के पीछे पागल ही थी और वो लगातार मैक्स को ही चीयर करे जा रही होती हैं इस कंपटीशन के लिए। तभी हमें एक और बंदा देखने के लिए मिलता है जो कि मैक्स के अगेंस्ट फाइट करने वाला था और
वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है क्योंकि सारी ही लड़कियां यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैक्स को ही चेयर अप कर रही थी। तो फिर ये बंदा जिसका नाम जिन याओ है और ये 4th लेवल का कंट्रोलर है, वो तुरंत ही भागते हुए आगे आता है और तुरंत ही यहाँ पर आकर एक पंच से अटैक करने वाला था, बट मैक्स इस पंच से बच जाता है। फिर उसके बाद वो बंदा काफ़ी सारे अग्रेसिव अटैक्स करता है, लेकिन इन सारे अटैक्स का कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा होता है क्योंकि मैक्स तो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन है और वो यहाँ पर आराम से उसके सारे के सारे अटैक्स को हैंडल कर ले रहा था। जबकि ये बंदा जिन तुरंत ही यहाँ पर मैक्स का हाथ पकड़ के उसे दूर को धकेलना चाह रहा होता है, लेकिन इससे पहले मैक्स ही उसे उठाकर फेंक देता है। फिर वो भागता हुआ आगे आ रहा होता है। तभी मैक्स कहता है कि अभी रुको बच्चू, तुम्हें सबक सिखाता हूँ। और ये कहते हुए एक थंडर बोल को क्रिएट कर लेता है जिससे कि काफ़ी सारे हमले वो यहाँ पर आसानी से कर देता है जिनके ऊपर। फिर यहाँ पर जिन भी गुस्से से अपना हाथ पटकता है एरिना के अंदर और हमें दिखाया जाता है कि वो हमला करने ही जा रहा था, बट इतनी देर में मैक्स भी उसके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर रिलीज होने लगी होती है। दोनों ही लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं एक दूसरे को, लेकिन ये बंदा जिन थोड़ा थका थका सा लग रहा होता है। बट अब वो यहाँ पर अपनी और ज़्यादा इंसल्ट ना करवाते हुए अपनी वज्रा नाम की एक पावर का यूज़ करता है जिससे कि हमें एक फॉर्मेशन के अंदर से एक स्पीयर देखने के लिए मिलता है और वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज था। फिर वो मैक्स की तरफ को बढ़ाते हुए कहता है कि तुम मेरे कॉम्पिटिटर नहीं हो सकते, और ये कहकर तुरंत ही मैक्स की तरफ हमला करता है। बट मैक्स यहाँ पर अपनी थंडर ब्रेक का इस्तेमाल करता है और ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था कि कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर उसकी वज्र पावर ख़त्म हो चुकी होती है। वो बंदा वहीं पर बेहोश हो चुका था। लड़कियाँ तो यहाँ पर पगला रही होती हैं और यहाँ पर मैक्स एक बार फिर से आता है इस बंदे को ख़त्म करने के लिए और कह रहा होता है तो क्या तुम अभी भी फाइट करना चाहोगे। लेकिन तभी वो कहने लग जाता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम 5th लेवल के ऊपर हो तो फिर मैं तो कभी भी यहाँ पर तुम्हारे साथ compete ही नहीं करता। बट इतनी ही देर में यहाँ पर एक बेल की आवाज़ सुनने के लिए मिलती है अपने मैक्स को, जो कि उसके फादर की तरफ से ही थी। तो फिर वो इस मैच के ऊपर खुद से ही गिव अप कर देता है और वह गाने लग जाता है और सारे ही लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि अच्छा खासा जीता हुआ मैच यहाँ पर मैक्स हार कर जा रहा है। लेकिन लड़कियाँ तो फिर भी उसके नाम के नारे लगा रही होती हैं, जिससे कि मैक्स कहता है कि दिन ब दिन ये सिटी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होती जा रही है और ये लड़कियाँ ये क्यों ही मुझसे इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। और उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती क्योंकि उसे हर वक्त ही फीमेल अटेंशन इतनी ज़्यादा मिलती है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ ये बंदा जिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि आखिर ये लड़का कैसे मुझे बुली करके चला गया है। जिसके बाद मैक्स यहाँ पर ब्लू डोमेन के अंदर थंडर पैलेस सिटी के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर आने के बाद वो कह रहा होता है कि फादर ने मुझे ज़रूर किसी काम से ही बुलाया होगा। और यहाँ पर उसके फादर अक्सर जिसके बाद वो वहाँ से अंदर की तरफ चला जाता है अपने फादर से मिलने के लिए। जबकि दूसरी तरफ हमें फा हुआ दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर गवर्नर्स पैलेस के अंदर आया हुआ था और यहाँ पर आने के बाद वो मिलने के लिए आया हुआ होता है एल्डर फायून से। अब जैसे ही फायून ने उसे बुलाया होता है कि उस इम्पोर्टेंट बात करने के लिए, तभी फा हुआ उसे काफ़ी अच्छे से ग्रीट करता है और देखने में लगता है कि फा हुआ एक काफ़ी ज़्यादा सीरियस टाइप का लड़का है। तभी वो कह रहा होता है कि एल्डर फायून आपने मुझे बुलाया था। तभी वो कहने लग जाते हैं कि तुम मुझे गॉड फादर कहकर बुला सकते हो जब कोई भी हमारे अराउंड नहीं हो। तो वो कहता है कि गॉड फादर। तभी वो कह रहे होते हैं कि तुमने 7 डिवाइन बीट के बारे में तो सुना ही होगा है ना। ये सुनने के बाद वो कह रहा होता है कि हाँ। दूसरी तरफ ये सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मैक्स जैसे ही अपने फादर से इन 7 डिवाइन बीट के बारे में सुनता है तो वो कह रहा होता है कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया इन सारी बातें करने के लिए, मुझे तो नहीं लगता कि वो डिवाइन बीट एग्जिस्ट करते होंगे। जबकि उसके फादर कह रहे होते हैं कि ऑफ कोर्स वो एग्जिस्ट करते हैं और कह रहे होते हैं कि एक बार हमारे एंसेस्टर ने ऐसा प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ पर एक बुक ऑफ प्रोफेसी भी है और यहाँ पर ये बुक ऑफ प्रोफेसी ही है जो कि यहाँ मॉन्स्टर स्पिरिट और साथ ही कॉन्टिनेंट के बाकी बैलेंस करने के लिए हमारे एंसेस्टर ने यहाँ पर एक कलरफुल लोटस फायर फाउंडेशन के तौर पर लिया था। और फिर उसके बाद उन्होंने 12 मॉन्स्टर और साथ ही 12 हेवनली स्पिरिट का ब्लड लेके उसके अंदर इन्फ्यूज़ किया था। इन दी एंड वो रिफाइन करने में कामयाब हो पाए थे एक 7 आर्टिफैक्ट जो कि एक 7 डिवाइन बीड है। तो फिर मैं यहाँ पर तुमसे कहना चाहूँगा कि तुम जाओ और उसको हासिल करो। जबकि यहाँ पर दूसरी तरफ अब फाहुआ पूछने लग जाता है तो फिर मुझे क्या करना होगा। तभी गॉड फादर उससे कह रहे होते हैं कि जो 7 डिवाइन बीड है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक सी चीज़ है। अगर ये यहाँ पर डिमोनिक और प्लैनेट पर मौजूद है तो फिर तुम्हें इसे हासिल करना होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए और इससे यहाँ पर हमारे लिए मिजरी भी आ सकती है और हमारे कॉन्टिनेंट के लिए बुरा भी हो सकता है। तो फिर तुम्हें इसे जल्द से जल्द लेकर आना चाहिए। जबकि यहाँ पर फाहुआ कह रहा होता है कि क्या गॉड फादर आखिर आपका इससे क्या मतलब है।
जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर मैक्स के फादर उसे बता रहे होते हैं कि तुम जाओ और उसको लेकर आ जाओ, लेकिन वो कह रहा होता है कि मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा उसको लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ गॉड फादर कहते हैं कि फाहुआ तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा और उस चीज़ को लेकर आना है तुम्हें, क्योंकि इससे ही तुम्हारी कल्टीवेशन भी इम्प्रूव हो जाएगी। मेरे ओपिनियन के अंदर ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। जबकि यहाँ पर अपनी दूसरी तरफ मैक्स कह रहा होता है कि फादर आप मुझे ये बोर करने वाली बातें बिल्कुल भी नहीं बताएं, क्योंकि मैं तो यहाँ से चला। ये कहकर वो जा ही रहा था और कह रहा होता है कि वैसे भी फ्रीडम लैंड के अंदर किसी भी तरीके का रूल नहीं है, तो मैं अपनी मर्जी से रहूँगा, आप मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। जबकि उसके फादर उसका हाथ पकड़ के कह रहे होते हैं कि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ में आती। जबकि वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना और मैं अपनी मर्जी चलाऊँगा। अब जैसे ही वो वहाँ से निकल के जा रहा था तभी उसके फादर कहने लग जाते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारी मदर तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रही थी और उसने काफ़ी सारी ब्लाइंड डेट्स भी तुम्हारे लिए अरेंज कर रखी हैं। वो तो मैंने ही उससे कह दिया कि अभी हमारा बेटा यंग है और उसे कुछ और साल चाहिए आसपास एक्सप्लोर करने के लिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। लेकिन अब जब तुम डिसाइड कर चुके हो कि तुम्हें कुछ भी मेहनत वाला काम नहीं करना है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी शादी करवा देता हूँ, वैसे भी तुम बड़े हो रहे हो। जिसके बाद ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और फिर तुरंत ही आकर अपने पापा के पैरों के अंदर पड़ चुका था। फिर कह रहा होता है कि फादर मैं बहुत गलत था, आपकी बात एकदम ही सही है, मुझे वहाँ पर जाना होगा और उस बीड को लेकर आऊँगा। जिसके बाद उसके फादर कह रहे होते हैं कि ये हुई ना बात, और कह रहे हैं कि ठीक है अब बेटा चलो उठो और वहाँ से चले जाओ, अब जब तुमने मुझसे वादा कर ही लिया है कि तुम उस बीड को लेकर आओगे तो। जिसके बाद वो वहाँ से फुदकते फुदकते चला जाता है। जबकि यहाँ पर उसके फादर कह रहे होते हैं कि बेटा अपनी मदर से बचकर रहना, और साथ ही कहते हैं कि इसकी भी पर्सनैलिटी बिल्कुल इसकी मदर के ऊपर गई है, मैं इसे बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये बात तुरंत ही उनकी वाइफ सुन लेती है, जो कि कह रही होती है कि हनी ज़रा यहाँ आकर मेरी बात सुनना। और वो काफ़ी गुस्से की टोन में ऐसा बोल रही होती हैं, तो वो डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मैक्स अब डॉल्फिन साथी के साथ वहाँ से जा रहा होता है। जबकि यहाँ पर हमें इस नेमलेस आइलैंड के अंदर ये सी देखने के लिए मिलती है, जहाँ दून आ रहा था तो वो आकर फाहुआ से टकरा जाता है और टकराने की वजह से वो वहीं पर गिर चुका था। जबकि यहाँ पर फाहुआ उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम कौन, और वो काफ़ी सीरियस लुक भी मैक्स को दे रहा होता है। जबकि मैक्स भी उसे गुस्से से देख रहा होता है और यहाँ पर उसे देखकर कहता है कि तो क्या तुम ब्लू डोमेन से हो। तभी वो कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, और मेरा नाम मैक्स है, तुम मुझे जानते ही होगे, चलो अब यहाँ से निकल जाओ क्योंकि वो पियरलेस बीड मेरा है। ये सुनने के बाद वो कह रहा होता है कि अच्छा, और ये कहने के बाद तुरंत ही यहाँ पर अपनी वो गॉड बेस्ट वॉल यानी कि वो बुक निकाल लेता है और कह रहा होता है कि मेरे पास ये है। ये देखने के बाद अब मैक्स कहता है कि अच्छा तो फिर तुम एक 5th लेवल के कंट्रोलर हो, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, उफ मैं तो तुमसे काफ़ी डर गया, देखो मुझे डर लग रहा है। और फिर कह रहा होता है कि बेटा जाओ जाकर कुछ काम कर लो, समझे। और यहाँ पर तुरंत ही उस डॉल्फिन को हटाकर अपने वाटर कंट्रोल करने वाली एबिलिटी का शो ऑफ करता है। ये फाहुआ भी गुस्से में अपने डिवाइन स्टेचू को दिखाने लग जाता है बुक के अंदर से, और जैसे ही वो वहाँ पर अपीयर होता है तो फिर उसे देखकर यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन इसे देखने के बावजूद भी मैक्स कहता है कि ये बस एक 7 लेयर का डिवाइन स्टेचू है, इससे भला क्या ही हो जाएगा मेरा। जबकि वो कह रहा होता है कि ठीक है कुछ नहीं होगा ना। और फिर अपनी आर्मी जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी टुकड़ी में थी उससे कहता है कि ज़रा मुझे स्पिरिचुअल सपोर्ट प्रोवाइड करना। जैसे ही वो सारे उसको स्पिरिचुअल सपोर्ट देते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि जो उसका स्टेचू था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और तुरंत ही आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। लेकिन मैक्स तो वहाँ से अपने विंग्स का यूज़ करके भाग जाता है और कह रहा होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा शेमलेस, और तुरंत ही एक फायर का एलिमेंट का यूज़ करके उसके ऊपर हमला कर देता है। इसे देखने के बाद फाहुआ कह रहा होता है कि इसके पास एक और एलिमेंट है। फिर ये देखने के बाद वो एक बार फिर एक और अपनी डिवाइन शील्ड बनाकर इस एलिमेंट की पावर को ख़त्म करता है। दोनों ही तरफ से हमें सिर्फ काफ़ी ज़्यादा ओशन का पानी ही देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि न जाने ये लड़का कितने तरीके के एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है। फिर ऐसे ही करते हुए दोनों के बीच में फ़ाइट चलती है और काफ़ी देर तक ये फ़ाइट ऐसे ही चलती जाती है। मैक्स थंडर बोल्ट का इस्तेमाल करता है, जबकि दूसरी तरफ फाहुआ अपनी पावर का यूज़ करके उसे पीछे को फेंक देता है। और अब यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे की ईगो पर बातें लेकर अटैक कर रहे होते हैं, जिसके चलते यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से अब कंट्रोल कर पा रहे थे। तभी यहाँ पर अपना मैक्स अपनी लाइटनिंग बॉडी का यूज़ करते हुए उस जगह से हट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अब फाहुआ कह रहा होता है कि बेटा जी अब तुम बैड सिचुएशन में आ चुके हो। और दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे की तरफ देखते हुए कह रहे होते हैं कि पियरलेस बीट तो मेरा ही है। जिसके बाद हमें एक और लेडी दिखाई जाती है जो कि यहीं पर बैठी हुई थी, और वो इन दोनों की फ़ाइट को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हुए कह रही होती है कि इनको लड़ने दो क्योंकि मैं तो यहाँ पर उस बीट को हासिल कर लूँगी। जबकि हमें नेमलेस आइलैंड दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे ये दोनों आ जाते हैं तभी और
ऑब्वियसली यहाँ पर मैक्स भी था जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उसके ऊपर हमला कर देता है, फिर कह रहा होता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और दोनों एक बार फिर से यहाँ पर गुस्से से एक दूसरे की तरफ फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर खाई भी मौजूद थी और शायद इसके अंदर से इन्हें वो बीड मिल सकता था, तो इसके चलते अभी के लिए यहाँ फाहुआ फाइट नहीं करना चाह रहा होता, जबकि मैक्स यहाँ पर फ्लाई करते हुए आगे आता है। जबकि यहाँ पर उसको ट्रैप करने के लिए फाहुआ तुरंत ही अपनी बुक की मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और इन द एंड हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मैक्स इस खाई की तरफ को गिरने लगा होता है और फिर वो फ्लाई करते हुए वहाँ पर ऊपर की तरफ को उठकर आ जाते हुए कि मैं कभी भी गिर नहीं सकता, समझे तुम। अभी दोनों फिर से फाइट करने लगे थे, लेकिन इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सेक्रेट सेक्ट का एक बंदा आ चुका होता है, जो कि इनकी फाइट को रुकवाता है और कह रहा होता है कि तुम दोनों यहाँ पर ऐसे ही फाइट करते रहोगे तो फिर याद रखना कि तुम्हारा कुछ भी नहीं बनने वाला है। और वो बंदा एक बियर के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो सकता था, वो यहाँ पर इन दोनों की तरफ को अटैक तो कर देता है, बट इसके बावजूद भी वो ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाता इन दोनों का ही। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानना चाह रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सीक्रेट डोमेन से सिल्वर लोटस डोमेन वाली एक बंदी आ रही होती है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी लग रही थी और इसका नाम शंगलिन बताया जाता है। वो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी और कह रही होती है कि बस अभी से बंद कर दो। जबकि इसे देखने के बाद मैक्स कहता है कि वाओ तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो वैसे। जबकि यहाँ पर वो लड़की आई हुई होती है इस बीट को हासिल करने के लिए ही और अपना इंट्रो वगैरह भी देने लग जाती है, जिसके बाद ये दोनों भी उसको अपना इंट्रो देते हैं। और यहाँ पर मैक्स तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से उसे अपना इंट्रो दे रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी फाहुआ को यहाँ पर खाई के पास से कुछ तो आवाज़ आने लग जाती है, तो फिर वो तुरंत ही उसके अंदर जंप लगा देता है। तो फिर ये देखकर मैक्स भी जंप लगाता है, जबकि ये दोनों भी वहाँ पर जंप लगाने वाले थे, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक सील अपीयर हो जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों ही वहाँ पर नहीं जा पाते। जिसके बाद वो लड़की कह रही होती है कि लग रहा है कि हम इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते किसी वजह से, लेकिन अब जब वो दोनों ही यहाँ पर अंदर चले गए हैं तो फिर हमें वेट करना चाहिए उनके बाहर आने का, और जैसे ही बाहर आएंगे तो फिर उस पियरलेस बीड को हम हासिल कर लेंगे। अब जैसे ही फाहुआ वहाँ पर आता है तो पीछे पीछे मैक्स भी आकर खड़ा हो गया था और यहाँ पर वो दोनों ही एक बार फिर से झगड़ने वाले थे, लेकिन तभी दोनों में डिसाइड होता है कि पहले बीड ढूंढ लेते हैं, उसके बाद हम लोग फाइट करेंगे, क्योंकि ऐसे भी तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है। फिर वहाँ से फ्लाई करते हुए जा रहे होते हैं, जबकि हमें दिखाया जाता है कि अपनी लाइट एलिमेंट का यूज़ करते हुए वो फाहुआ को भी गाइड कर रहा था। जबकि फाहुआ कह रहा होता है कि पायरो एलिमेंट, आखिर ये 5 तरीके के एलिमेंट को कैसे कंट्रोल कर सकता है, वाकई में ये लड़का बहुत ही ज़्यादा काबिल है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि वो पीछे से धोखे से उसको पीटता है और फिर वहाँ से आगे की तरफ को चला गया था। मतलब शुरू से ही दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चल रही। अभी लोग इस सीक्रेट आइलैंड के सीक्रेट टेम्पल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर हमें एक स्टोन बॉल देखने के लिए मिलती है, जो कि किसी ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू यहाँ पर थी। जबकि इसे देखने के बाद अब मैक्स कह रहा होता है कि क्या ये वो बीड हो सकती है, जबकि वो चारों ही तरफ से देखते हुए अपनी विंड ब्लेड का इस्तेमाल करता है और फाहू अभी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इससे कुछ भी असर नहीं पड़ रहा होता। लेकिन जैसे ही फाहुआ थोड़ा और आगे जाता है इस बीड को टच करने के लिए, तभी वो उस बीड के साथ में ही चिपक कर रह गया था, यानी कि जैसे कि बीड उसे कंट्रोल कर रहा हो। अब यहाँ पर मैक्स भी उसके पास आकर पूछता है कि क्या हुआ, तो वो उसे बताता नहीं है कि मैं इस बीड के साथ में चिपक गया हूँ, बल्कि उससे कहता है कि ऐसा लग रहा है कि पियरलेस बीड अब मेरा हो चुका है, क्योंकि मैंने तो इसे पकड़ लिया। ये सुनने के बाद मैक्स तुरंत ही भागता हुआ जाता है, वो भी अब इस बीड के साथ में चिपक कर रह जाता और उसका कोई भी एलिमेंट इस वक्त काम नहीं कर रहा होता। और वो कहता है कि तुम बहुत ही बड़े झूठे हो, तुमने मुझे ट्रिक किया है ना स्टूपिड आदमी। फाहुआ मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ नहीं करूंगा। फिर अपनी किक मारते हुए दूर हटने की कोशिश कर रहा था, बट क्या ही फ़ायदा है, क्योंकि उसकी किक्स भी वहीं पर ही चिपक कर रह जाती हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर आइलैंड जो था वो धीरे धीरे करके शायद से कोलैप्स करने लगा होता है। और फिर सारे लोगों की नज़रें इस पे थी। बियर भी तुरंत ही वहाँ से चला जाता है अंदर की तरफ को। इस बार वो शील उसको नहीं रोकती, बल्कि वो अंदर ही गिर जाता है। तो फिर तभी ये लेडी शैंग भी वहाँ पर अंदर की तरफ को चली गई थी। ये दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहे होते हैं, लेकिन न जाने कैसे इस स्टोन के अंदर से काफ़ी ज़्यादा लाइट बाहर निकल रही होती है। और इस लाइट को देखते देखते ये लोग इससे अफेक्ट भी हो रहे होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा कोशिशें करने के बाद ये लोग यहाँ पर इस लाइट से अफेक्ट होकर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर उसके बाद इन लोगों की आँख खुलती है, तो फिर
यहाँ पर दोनों ही कह रहे होते हैं कि क्या हुआ है। मैक्स तो ये कह रहा होता है कि मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा, क्या मैं ऊपर पहुँच गया हूँ क्या। तभी उसके सामने उसे वो बियर मैन देखने के लिए मिलता है जो कि कह रहा होता है कि दोनों के पास तो मुझे कोई भी बीट नहीं नजर आ रहा। जबकि यहाँ पर लेडी शेंग कह रही होती है कि तुम एक काम करो, तुम इस लड़के मैक्स के पास चेक करो, जबकि मैं यहाँ पर मिस्टर फाहुआ के पास चेक करती हूँ। वो यहाँ पर फाहुआ को देखती है तो फिर उसकी खूबसूरती के अंदर ही खो जाती है। फिर कहती है कि नहीं नहीं, मैं भटक नहीं सकती। फिर चेक करने लगी थी तो फिर उसे एक टॉय ज़रूर से ही देखने के लिए मिलता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जबकि यहाँ पर मैक्स की बॉडी के पास से भी उसे बस फालतू की चीज़ें ही मिलती हैं और कुछ भी वहाँ पर नहीं होता है इसके अलावा। जबकि यहाँ पर अब वो पूछने लग जाती है कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करो, इसके इस ब्रेसलेट के अंदर देखो, क्या पता इसके अंदर कुछ हो। लेकिन जब वो यहाँ पर उसके ब्रेसलेट को देखती है तो उसमें कुछ कुछ अजीब ही चीज़ें थी जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लग जाती है। बियर उसके पास आकर पूछता है कि क्या हुआ, इसमें ऐसा क्या है। तभी वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि ये लड़का ऐसी भी चीज़ें कलेक्ट करता होगा। फिर ये दोनों ही सोचने लग जाते हैं कि यहाँ पर कोई भी पेयरलेस बीड नहीं है, तो इसका मतलब अब हमें पागल ही बनाया गया है और हमारा टाइम भी बर्बाद हुआ। अब हमें यहाँ पर इन्हें हर्ट करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, हमें तो यहाँ से अब निकल कर जाना चाहिए। और ये सोचते हुए वो भी वहाँ से निकल कर चले जाते हैं। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि अब जैसे ही फाहुआ और मैक्स दोनों को ही होश आता है तो फाहुआ की बॉडी और साथ ही मैक्स की बॉडी पर कपड़े थे ही नहीं, क्योंकि बियर ने यहाँ पर उस बीड को ढूंढने के लिए इनके कपड़ों की भी हालत ख़राब कर दी थी। और वहाँ से फाहुआ तो आराम से अपनी शील्ड के ऊपर सवार होकर चला जाता है, जबकि मैक्स बेचारा वहीं पर ही फंस कर रह गया था, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जिसके बाद वो बेचारा अपनी डॉल्फिन के ऊपर सवार होते हुए वहाँ से निकल के अपने घर की तरफ को चला जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा सफ़र करने के बावजूद भी बीड तो इन्हें मिला ही नहीं है। और फाइनली जाकर अब अपना फाहुआ भी घर की तरफ को जा रहा होता है और वो अपनी इस 7 लेयर वाली डिवाइन स्टेचू का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को हील भी कर रहा था। जबकि उसे एकदम से सेंस होने लग जाता है कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा मॉन्स्टर आ रहा है शिप की तरफ। तो फिर तुरंत ही सबको अवेयर रहने के लिए कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो ह्यूज मॉन्स्टर जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सा मॉन्स्टर था। और अब यहाँ पर इनकी हालत ख़राब करने के लिए वो मॉन्स्टर काफ़ी होता है, क्योंकि जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो फिर वो कहने लगा होता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है मेरे। जबकि फाहुआ काफ़ी प्यार से पूछता है कि सी मास्टर, आखिर आप बता सकते हैं हमने आपको किस तरीके से हर्ट कर दिया, जबकि हमने तो यहाँ पर कुछ गलत भी नहीं किया है। जबकि वो कह रहा होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान हो, क्योंकि तुमने मेरे यंग मास्टर को लियोर क्या मतलब कि उन्हें अपने जाल में फंसा लिया और अब कह रहे हो कि तुमने कुछ भी नहीं किया। जबकि फाहुआ कहता है कि नहीं, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही होगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अब सी ड्रैगन उसकी एक भी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था और तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करते हुए डिवाइन अटैक कर देता है। जबकि फाहुआ ने पहले एक शील्ड लगा रखी होती है, बट इस शील्ड के सामने भी यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाता, वो तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर ब्रेक हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही अटैक आकर फाहुआ को हिट करने वाला था तो फिर उसके फोरहेड के ऊपर जो सिंबल था वो ग्लो करने लग जाता है और ये एक अटैक आकर लग जाता है अपने मैक्स के ऊपर भी। और वो इसे देखकर कह रहा होता है कि मेरे आर्म के ऊपर ये सडनली अटैक कैसे हुआ, लग रहा है कि शायद किसी फिश ने अटैक कर दिया होगा। अब वही सब कुछ देख ही रहा था कि आखिर ये अटैक हुआ कैसे है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि अब ये जो सी ड्रैगन था वो और भी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और यहाँ पर वो इसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ फाहुआ के सामने ग्लो करती हुई फॉर्मेशन टाइप आती है, जो कि उसे पता चलता है कि यहाँ पर जो तुम दोनों ही हो वो यहाँ पर अपनी लाइफ को अब शेयर करोगे, क्योंकि तुम दोनों की लाइफ यहाँ पर इससे जुड़ चुकी है। जिसके बाद वो जैसे उस सिंबल के ऊपर दोनों ही साथ में टच करते हैं तो गायब हो जाता है और तुरंत ही यहाँ पर फाहुआ की शिप के ऊपर आकर गिर चुका था। ये देखकर वो हैरान था कि ये क्या हो चुका है, जबकि दोनों ही यहाँ पर समझ चुके होते हैं कि ये उस पियरलेस बीड की तरफ से हो रहा है और दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम भी कर रहे थे। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर ये जो सी ड्रैगन था वो यहाँ मैक्स के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है। मैक्स तो एकदम से ही डर जाता है और जाकर फाहुआ के पीछे छिप चुका था। जबकि फाहुआ कह रहा होता है कि आखिर ये चीज़ है क्या और ये बड़ा डिजास्टर आखिर यहाँ पर कैसे आ गया और तुमने इसको कैसे यहाँ पर अट्रैक्ट कर लिया। जबकि यहाँ पर अभी एक बार फिर से अपना फाहुआ यही कह रहा होता है कि सीनियर ड्रैगन, मुझे लगता है कि कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई है। जबकि यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ मैक्स कहने लग जाता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, बल्कि इस लड़के फाहुआ ने
जानबूझकर ही किया होगा जो भी किया होगा। और वो ये सोच रहा था कि सी ड्रैगन उसको छोड़कर फाहुआ को ही टारगेट बनाएगा, जबकि सी ड्रैगन जो था वो यहाँ पर गुस्से में अभी सी के अंदर को चला जाता है। जबकि यहाँ पर मैक्स जो था वो वहाँ से फ्लाई करते हुए भागने वाला होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अभी जो सी ड्रैगन वापस निकल कर आता है तो वो दो भागों में बट जाता है और यहाँ पर एक तो अटैक करता है फाहुआ के ऊपर, जबकि दूसरा वाला इसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। मैक्स तो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था कि सडनली ये मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहा है, मैंने इसका क्या बिगाड़ दिया। लेकिन अब तो मॉन्स्टर उसके भी पीछे पड़ ही चुका होता है, जिससे कि वो बेचारा काफ़ी ज़्यादा डरते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर फाहुआ अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने की। लेकिन यहाँ पर अपना मैक्स भी कुछ कम नहीं था, वो भी लगातार हमले करे जा रहा होता है। और एक हमला वो ऐसा करता है जिससे कि ये जो ड्रैगन होता है उसकी पूरी बॉडी के अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं और फिर वो वहीं वाटर के अंदर जाकर मिल जाता है। फिर वो वहीं बोट पर आकर खड़ा हो चुका था, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि यहाँ से भागने का कोई भी फ़ायदा अब नहीं होने वाला है। जबकि यहाँ पर दूसरी तरफ ये जो मॉन्स्टर था वो एक बार फिर आकर फाहुआ को ऑलमोस्ट सोलो ही करने वाला था। लेकिन उसी वक्त फाहुआ और उसके साथियों को देखते हैं जो कि अपनी अपनी पूरी कोशिश करते हैं। और इस फाइनल कोशिश में ही लोग यही चाह रहे होते हैं कि बस इस ड्रैगन से कैसे भी करके अपनी जान बचा ली जाए। बट वो तो बौखलाते हुए यहाँ पर फाहुआ की तरफ हमला करने के लिए आ रहा था। तभी फाहुआ यहाँ पर आता है और मैक्सी से कह रहा होता है कि मैक्स तुम अपना एक स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करो, तब तक मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूं। जिसके बाद मैक्स यहाँ अपना अटैक कर ही रहा था, लेकिन तभी इतनी देर में उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो चुकी थी, तो उसका अटैक ख़त्म हो रहा होता है। जबकि फाहुआ की बॉडी और उसकी बॉडी आपस में जुड़ने लगी होती है, जिसके चलते फाहुआ की बॉडी से कुछ एनर्जी निकल कर जा रही होती है वापस से यहाँ पर अपने मैक्स के अंदर। और हमें दिखाया जाता है कि इसी दौरान वो अपना अटैक भी बनाने लग जाता है। और यहाँ पर फाहुआ कह रहा होता है कि ठीक है, तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करो और मैं इतनी देर में सील ऑफ दी वर्ल्ड का इस्तेमाल करता हूँ। और इसी सील का इस्तेमाल करते हुए वो उसे कैद भी कर लेता है। बट यहाँ पर कह रहा होता है कि जल्दी करना, अगर तुमने ज़्यादा देरी की तो फिर मैं इसे नहीं रोक पाऊँगा। फिर यहाँ जल्दी अपना मैक्स भी पूरी कोशिश करने लग जाता है और कह रहा होता है कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं इसे अभी परफॉर्म कर पाऊँ। लेकिन फाहुआ उसे कह रहा होता है कि नहीं, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हें ऐसा करना ही होगा, पूरी की पूरी जान लगा दो अपनी। के बाद वो अपनी 7 लेवल के एनीमो पावर का इस्तेमाल करते हुए एक एनीमो स्लैश कर ही देता है, जिससे कि हमें दिखाया जाता है कि अब ये काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से घायल होते हुए वापस से पानी के अंदर गिर चुका होता है। लेकिन अगेन और भी ज़्यादा अग्रेसिव होते हुए वापस से उठकर आ चुका था, जिससे कि अब ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं। बाकी सारे लोग भी अपनी डिवाइन शील्ड का इस्तेमाल करने लगे होते हैं और फाहुआ भी कह रहा होता है कि ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा पावर का इस्तेमाल कर रहा है। और तभी कह रहा होता है कि अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जबकि ये सब कुछ सुनने के बाद मैक्स तो डर के मारे कहता है कि नहीं भाई, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं करने वाला। जबकि वो कह रहा होता है कि लग रहा है तो फिर तुम डर गए, तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा डरपोक हो। ये सुनने के बाद मैक्स को और भी ज़्यादा जोश आ जाता है और कह रहा होता है कि सिचुएशन चाहे जो भी हो जाए, मैं किसी से नहीं डरता। और ये कहकर वो एकदम से ही फ्लाई करते हुए आगे आता है और जैसे ही यहाँ पर मॉन्स्टर आगे आकर हमला करने जा रहा था, उसी पॉइंट पर फाहुआ अपनी बुक को ओपन करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अब अपने डिवाइन स्टेचू को लेता है और उसी डिवाइन स्टेचू का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मैक्स एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा हमला कर देता है, जिससे कि डिवाइन स्टेचू यहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक अटैक करते हुए उस ड्रैगन का मुंह तोड़ देता है। फिर उसके बाद लगातार काफ़ी सारे अटैक्स करता है। बाकी सारे लोग यहाँ पर मैक्स को सपोर्ट दे रहे होते हैं, जिससे कि मैक्स को और भी ज़्यादा पावर मिल रही थी और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा होता है कि हाँ, मैं तो ये कर सकता हूँ। और यही सोचते हुए वो एकदम से ही यहाँ पर काफ़ी सारे अटैक्स करने लग जाता है। और इन दी एंड जब वो एक और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है तो ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा डर के मारे वहाँ से तुरंत ही चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि अब सारा ही माहौल एकदम शांत हो चुका था और वो काले बादल भी वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर मैक्स तुरंत ही आकर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर वो क्रेडिट लेने लगा होता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। और बाकी सारे लोग कह रहे होते हैं कि मिरेकल हो गया, ये तो एक मिरेकल हो गया। जबकि यहाँ पर फाहुआ देख रहा होता है इसकी शक्ल को ही और यहाँ पर थोड़ा सा स्माइल भी करने लगा था। अब मैक्स भी उसकी शक्ल को देख के कह रहा होता है कि वैसे
आज मैं तुम्हें पहली बार इस तरीके से स्माइल करते हुए देख रहा हूँ। तभी वो अपनी स्माइल को छुपाता और वापस से अपना वही पेल फेस बनाने लग जाता है। जबकि ये सब कुछ देखने के बाद कि अब वो दोनों ही यहाँ पर इस डिवाइन बीड की वजह से दोनों ही कि अब एक सेम लाइफ को शेयर करने वाले हैं, तभी वो इसके बारे में और भी ज़्यादा सोचने लगा होता है और कह रहा होता है कि पियरलेस बीड, मुझे अभी इसे अपनी बॉडी से बाहर निकालना होगा। एंड इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजर जाता और ये दोनों अभी तक ऐसे ही फाइट कर रहे थे। मैक्स तो यहाँ ज़बरदस्ती फाहुआ को परेशान करने लग जाता और कह रहा होता है कि तुम्हारी गलती है, मुझे एक एक्सप्लेनेशन दो कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अभी के अभी मेरी बॉडी के अंदर से इस डिवाइन बीड को निकालो, नहीं तो याद रखना कि मैं तुम्हारी पूरी की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। और ये कहते हुए यहाँ पर उसे और भी ज़्यादा हैरेस कर रहा होता है। जबकि फाहुआ अब इसकी बातों को और ज़्यादा नहीं सुनना चाहता, तो उसको तुरंत ही पीछे को पुश कर देता है, जिससे कि हमें देखने के लिए मिलता है कि सडनली यहाँ पर उसके ऊपर कुछ फिशेस आकर गिर जाती हैं। इन फिशेस कुछ नॉर्मल फिशेस नहीं थी, बल्कि इनकी बॉडी के बाहर हमें कुछ कांटे देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि यहाँ पर पूरा का पूरा फेस ही मैक्स का ख़राब हो चुका होता है और बहुत ज़्यादा स्वेल भी कर रहा था। जबकि ये देखने के बाद कि उसके फेस की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है फाहुआ के ऊपर और कह रहा होता है कि कमीना आदमी, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आखिर तुम क्यों मुझे ऐसे परेशान कर रहे हो। जबकि फाहुआ गुस्से से उसी को देखने लग जाता है और अब यहाँ पर फाहुआ का फेस भी हमें दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर सेम इफेक्ट दे रहा होता है जैसा कि मैक्स के फेस पर हुआ था। और ये देखकर तो उसे बहुत ही ज़्यादा हंसी आने लग जाती है और कह रहा होता है कि बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए था तुम्हारे साथ। फिर 3-4 और उन फिशेस को उठाकर फेंकता और कह रहा होता है कि कैसा लगा तुम्हें। जिसके बाद तो वो और भी ज़्यादा लोट-पोट होकर हंसने लग जाता है और उससे अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि फाहुआ एक सीरियस फेस के साथ में रहता है और फिर उसके बाद उसकी हालत ऐसी, तो वो ऑब्वियसली मैक्स को बहुत ज़्यादा हंसी दिलाने वाला काम कर रही थी। जबकि यहाँ पर मैक्स कह रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश है और वो अभी और ज़्यादा हरकतें बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते वहीं पास में जाता है, फिर उस बकेट को लेकर तुरंत ही फेंक देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अब तो मैक्स की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के फेस टू फेस बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर अभी भी मैक्स अभी भी उसको ब्लेम कर रहा था कि तुम्हारी वजह से हुआ है ये जो कुछ भी हुआ है। जबकि फाहुआ का फेस देखने के लिए मिलता है, जो कि कहीं कहीं से तो थोड़ा सलन हो चुका होता है, जिसके चलते उसका फेस काफ़ी ज़्यादा फनी सा भी लग रहा होता है। और अब यहाँ पर फाहुआ कह रहा होता है कि देखो, पियरलेस बीड जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हो चुका है और इसी की वजह से ही हम यहाँ पर दोनों ही अब एक लाइफ को शेयर करेंगे। ऐसा लग रहा है कि अब हम दोनों को यहाँ पर अपनी लाइफ को कंबाइन ही करना होगा, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होने वाला। जबकि यहाँ पर ये सब कुछ देखकर मैक्स कह रहा होता है कि अगर तुम्हारी स्टूपिड चीज़ों की वजह से ये सब कुछ नहीं होता ना, तो मुझे ये चीज़ें फेस ही नहीं करनी पड़ती। फिर तभी उसको एक क्रैब भी काट लेता है, जिससे कि वो कह रहा होता है कि क्रैब ये और मेरा जीना हराम कर रहा है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ फाहुआ उसको प्यार कर रहा होता है। जबकि हमें पता चलता है कि ये दोनों सिर्फ एक लाइफ को शेयर ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे इनके पास में कुछ और ख़ास एबिलिटी भी आई हैं, जैसे कि यहाँ पर ये लोग टेलीपोर्ट हो सकते हैं। और ये देखने के बाद कि टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ चुका है, तभी मैक्स कहता है कि ठीक है, अब मुझे तुम्हारी ये सूजी हुई शक्ल और नहीं देखनी, मुझे यहाँ से वापस टेलीपोर्ट करो चलो। ये सुनने के बाद वो कह रहा होता है कि मैं टेलीपोर्ट करूँ, तभी वो कह रहा होता है कि हाँ चलो टेलीपोर्ट होते हैं। और ये कहने के बाद दोनों ही यहाँ पर अपनी अपनी पावर का यूज़ करते कॉन्सेंट्रेशन करने लगे होते हैं टेलीपोर्ट करने के लिए। जबकि यहाँ पर अब ये एक सिंबल बनाते हैं और यहाँ से टेलीपोर्ट होने की कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पर इनका ये सिंबल बिल्कुल भी काम नहीं करता और यहाँ पर ये अपना मैक्स भी टेलीपोर्ट नहीं हो पाता है, जिससे कि मैक्स को काफ़ी ज़्यादा निराशा भी होने लगी होती है कि मैं तो टेलीपोर्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सिंबल्स को यूज़ करने के बावजूद भी, जिससे कि उसे कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन हो रही थी। फिर वो कहता है कि क्या पता अब मुझे कोई दूसरा पोस्ट ट्राई करना होगा। फिर वो योगा के काफ़ी सारे पोस्ट ट्राई करता है, फिर कुछ कुछ काफ़ी ज़्यादा फ़नी पोज भी ट्राई करने लग जाता है और कह रहा होता है कि इससे भी टेलीपोर्ट नहीं हो पा रहा हूँ, तो अब क्या करूँ। फिर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरे साथ में इन पोजेस को ट्राई करना होगा, तभी तो हम टेलीपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब हम दोनों ही एक सेम लाइफ को शेयर कर रहे हैं तो फिर दोनों को ही यहाँ पर सेम पोज को करना होगा। फिर यहाँ पर उसे कहता है कि चलो जल्दी से ही पोज करो। जिसके बाद यहाँ पर ये अजीब सा पोज देखने के बाद फाहुआ को बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट तो फील हो ही रही होती है, बट वो यहाँ मैक्स को और भी ज़्यादा नहीं झेल सकता था, तो फिर यहाँ आकर खड़ा हो जाता है। फिर मैक्स कहता है अरे भाई जल्दी कर लो, क्या हो गया है तुम्हें। जिसके बाद वो वहाँ पर उसी पोज को करने लग जाता है और यहाँ पर कुछ तो मंत्र को चैंट कर रहा होता है, बट इससे भी यहाँ पर कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था और हल्का सा ही वो फोरहेड सिंबल तो कर रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर अभी भी वो टेलीपोर्ट नहीं हुआ था, तो फिर कहता है कि 1 मिनट रुको,
अब मेरे पास में एक दूसरा पोज़ है, फिर कहता है कि ये पोज़ ट्राई करो, फिर एक बार और दूसरा पोज़ ट्राई करता है और हर बारी एक ही मंत्र चैंट कर रहे थे कि पियरलेस बीट जिसने हमें डिवाइड किया है 2 के अंदर और हम इसी की वजह से एक अकेली लाइफ जी रहे हैं दोनों ही। तो फिर अब हमें लगातार ऐसे ही और भी हुए ये दोनों दिखाए जाते हैं, लेकिन लगातार इतने सारे पोज़ करने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। लास्ट में फाहुआ बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, फिर वो उसे दूर फेंक के मारता है और कह रहा होता है कि लग रहा है कि ऐसे काम नहीं करेगा और मुझे किसी और तरीके से इस पियरलेस बीड को एक्टिवेट करने के साथ में को कनेक्ट करने का तरीका ढूंढना होगा। जिसके बाद वो वहीं पर बैठ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मैक्स भी उसके पास में ही आकर लेट जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लड़का है। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों ही अब उस पास्ट मोमेंट के बारे में सोचने लगे होते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर मैक्स आया था। काफ़ी देर तक ऐसे ही ध्यान करने के बाद इनके दिमाग में काफ़ी सारी बातें आ रही होती हैं, लेकिन यहाँ पर अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ को अपनी अपनी फिंगर बढ़ाते हैं। मैक्स ने तो यहाँ पर कहते ही अपनी फिंगर को बढ़ा दिया होता है, बट फाहुआ थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा होता है और एक बार फिर से ये लोग उसी मंत्र को चैंट करते हैं, जिससे कि अब जब ये दोनों ही अपनी फिंगर को टच करते हैं तो वहाँ से मैक्स गायब हो चुका था और वापस अपनी डॉल्फिन फ्रेंड के पास आ चुका होता है। जैसे ही अब वो वहाँ से गायब होता है तो हमें दिखाया जाता है कि अब बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था और कह रहा होता है कि वो स्टूपिड फाहुआ, पूरे वर्ल्ड के अंदर मुझे वो फाहुआ ही मिला जिसके साथ में मैं कनेक्ट हो पाया। पता नहीं एंसेस्टर ने क्यों इतनी ज़्यादा अजीब सी चीज़ यहाँ पर रख दी। और ये सारी ही बातें सोचकर वो वहाँ से अपने घर की तरफ जा रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि फाहुआ जो था वो अब बेचारा कुछ खा रहा होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। लेकिन कानों में मैक्स का बेसुरा सा गाना सुनने के लिए मिलता है, जो कि जियान से भी ज़्यादा बेकार सा गा रहा होता है। और ये सुनने के बाद कि अब यहाँ पर ये गंदा सा गाना भी गाएगा तो अब हुआ बिल्कुल भी बर्दाश्त तो नहीं कर पाता और तुरंत ही यहाँ पर कुछ ऐसा करता है जिससे कि मैक्स यहाँ वाटर के अंदर गिर जाता है। असल में उसने अपने आप को चांटा लगा लिया था, जिसका असर यहाँ मैक्स के ऊपर भी आता है। फिर कहने लगा होता है कि माफ़ करना, लेकिन मैं बस यही देख रहा था कि क्या यहाँ पर दूर से भी हम लोग इस सेम पावर को महसूस कर सकते हैं या फिर नहीं। जबकि मैक्स कहता है कि तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारी इन वाहियात बातों के अंदर आ जाऊँगा? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुमने ये पर्पसफुली किया है और ये करने के बाद कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और ये कहने के बाद वो कहता है कि वैसे टेलीपैथी के थ्रू हम लोग यहाँ पर बातें भी कर सकते हैं और एक दूसरे की बातें सुन भी सकते हैं, तो फिर हमारे बीच में तो कोई सीक्रेट ही नहीं रहेगा। उफ़, ये बहुत ज़्यादा गंदा है। तभी यहाँ पर एक और चांटा उसको पड़ जाता है और कह रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर इस चीज़ को ख़त्म करना ही होगा, क्योंकि मैं इस फाहुआ नाम की बीमारी को और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और ये कहकर तुरंत ही यहाँ पर कह रहा होता है कि चलो अब मुझे यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद वो वहाँ से जंप लगा देता है और दूसरी तरफ फाहुआ को देखते हैं, जो कि यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि मुझे भी जल्द से जल्द इस कर्स को ख़त्म करना ही होगा।